नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पूरा का पूरा समुदाय अपने ही घर से, अपनी ही जमीन से बेघर हो गया। चलिए समझते हैं कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उन्हें सब कुछ छोड़कर ऐसे भागना पड़ा जैसे भूकंप आने पर इंसान भागता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस रात के डर, उस खौफ और उस बेबसी को बयां करते हैं जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर भागना पड़ा था। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? रातों रात ऐसा क्या हो गया? तो इस त्रासदी की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 7 साल पीछे, और देखना होगा कि कैसे राजनीति और समाज के हालात ने मिलकर एक ऐसी विनाशकारी स्थिति पैदा कर दी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए सबसे पहले 1980 के दशक की उस राजनीतिक उथल-पुथल को समझते हैं जिसने असल में इस पूरे संघर्ष की नींव रखी थी। तो देखिए, 1983 से 1987 के बीच कश्मीर की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ था। पहले फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते, फिर कांग्रेस ने उनकी पार्टी तोड़वाकर उनके ही बहनोई को सीएम बना दिया, फिर उनकी सरकार भी गिरा दी और गवर्नर रूल लगा दिया। मतलब केंद्र सरकार का जो दखल था वो लगातार बना हुआ था, और इसी दखलंदाजी ने वहां एक बहुत ही अस्थिर और नाराजगी भरा माहौल बना दिया था जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हुआ। और इस टेबल से साफ पता चलता है कि कैसे व्यक्तिगत एम्बिशंस और राजनीतिक चालों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था। हर कोई बस अपने फायदे का खेल खेल रहा था, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। 1987 का चुनाव ये वो मोड़ था जहां से बात बैलेट्स यानी वोट से निकलकर बुलेट्स यानी गोलियों तक पहुंच गई। कह सकते हैं कि ये वो चिंगारी थी जिसने उग्रवाद की आग को भड़का दिया। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जीतने वाली पार्टी के कुछ नेताओं ने भी बाद में माना कि हाँ, गड़बड़ियां तो हुई थी। इस एक घटना ने वहां के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भरोसा ही उठा दिया। तो हुआ ये कि जब लोकतंत्र का दरवाजा बंद होता दिखा तो कई युवाओं को लगा कि अब बंदूक ही एकमात्र रास्ता बचा है, और बस यहीं से सशस्त्र उग्रवाद की वो शुरुआत हुई जिसने कश्मीर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इस चुनाव के बाद कई अलग अलग गुट सामने आए। एक तरफ JKLF था जो पूरी आजादी चाहता था, मतलब न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। तो दूसरी तरफ था हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले JKLF को सपोर्ट किया, लेकिन फिर अपना खुद का गुट हिजबुल मुजाहिदीन बना लिया। अब बात करते हैं उस दौर की जब घाटी में हिंसा अपने चरम पर थी। ये वो समय था जो सीधे तौर पर उस बड़े पलायन की वजह बना। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग्स और हमलों ने घाटी में डर और बेबसी का माहौल बना दिया था। ये कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद लोगों को डराकर घाटी से बाहर निकालना था। और फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो रात। उस रात मस्जिदों से रैलीव, गैलीव या सेलिव जैसे नारे गूंज रहे थे। इसका मतलब था या तो धर्म बदलो, या यहाँ से चले जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो रात थी जिसने कश्मीरी पंडितों के दिलों में हमेशा के लिए एक खौफ भर दिया। सोचिए, उस सबसे खतरनाक रात को कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी, कोई कानून व्यवस्था संभालने वाला नहीं था। केंद्र ने नए राज्यपाल तो नियुक्त कर दिए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो श्रीनगर पहुंच ही नहीं पाए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में पूरा पंडित समुदाय पूरी तरह से अकेला और असुरक्षित पड़ गया था। उस एक रात के बाद जो हुआ वो अब इतिहास है। हजारों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये विस्थापन और एक कभी न खत्म होने वाली राजनीतिक बहस के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उस वक्त जब लोग घर छोड़ रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये विस्थापन इतना लंबा खिंच जाएगा। ज्यादातर लोग तो यही सोचकर निकले थे कि कुछ हफ्तों में या शायद महीनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन आज 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, और वो इंतजार अब भी जारी है। इस पूरे मामले में सच कितना जटिल है इसका अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। गांव कदल की घटना के बारे में 3 अलग अलग कहानियां हैं, 3 अलग अलग आंकड़े। सरकार कुछ कहती है, मानवाधिकार संगठन कुछ और जो वहां मौजूद थे उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। जब तक एक सच पर सहमति नहीं होगी, सुलह कैसे होगी?
और ये फर्क सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 219 पंडित मारे गए, जबकि पंडित समुदाय के लोगों का अनुमान हजारों में है। सरकारी रिकॉर्ड और लोगों के अनुभवों में जमीन आसमान का ये फर्क दिखाता है कि इस मुद्दे पर कितना गहरा अविश्वास और मतभेद है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 484 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सरकार ने कथित तौर पर अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर खर्च की, और इसकी तुलना अक्सर उस मदद से की जाती है जो विस्थापित पंडितों को मिली, जिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये सब दिखाता है कि ये शासन की एक बहुत बड़ी विफलता रही है। राजनीतिक स्वार्थ और कुछ न करने की नीति के कारण एक पूरा समुदाय 30 से ज्यादा सालों से न्याय के लिए भटक रहा है। वादे हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। ये मुद्दा आज भी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। 3 दशक बीत चुके हैं। कई सरकारें आईं और गईं, अनगिनत वादे किए गए, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है, घर वापसी का रास्ता आखिर है क्या? ये एक ऐसी त्रासदी है जहां न्याय और अपने घर लौटने की उम्मीद आज भी एक दूर का